हेलो फ्रेंड, आइए अब आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के द्वितीय चरण में देखते हैं द्वितीय चरण। और इस द्वितीय चरण में देखते हैं अगला जो घटना होती है वो होती है अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस यह घटना होती है 1908 में। ये यहाँ पर 34 लोगों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार कर दिया जाता है। जब 34 लोगों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उसमें सत्येंद्र नाथ बोस और अरविंद घोष जैसे व्यक्ति भी उसमें गिरफ्तार हुए थे। यहीं पर नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन जाता है। नरेंद्र गोसाई ये सरकारी गवाह बन जाता है और इसी की जेल में हत्या सुरेंद्र नाथ बोस ने इसकी हत्या सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी हत्या जो है जेल में कर दी थी और बाद में वो जो है फांसी दे दी जाती है। और अरविंद घोष यहाँ से किसी तरीके से बच जाते हैं और बचने के बाद जो है उन्होंने बाद में फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन उन्हें जो है जब उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाता है तो वो भागकर यहाँ से जिले में चले जाते हैं। वहीं पर एक आश्रम बना के फिर वहीं पर रहने लगे अरविंद घोष जी। और उन्होंने सावित्री नामक काव्य की रचना की थी, सावित्री। ठीक है, ये पूछा जाए सावित्री किसने लिखा था तो ये अरविंद घोष जी की रचना है सावित्री। तो अलीपुर षड्यंत्र केस पूछा जाएगा कि ये घटना कब हुई थी तो 1908 में हुई थी अलीपुर षड्यंत्र केस। और जिसमें जो है नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बनते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस ने उनकी हत्या की थी। इस बात को जानते रहिएगा। अगला है हावड़ा षड्यंत्र, ये 1910 में है। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में। हावड़ा षड्यंत्र 1910 का है ये। 1910 में हावड़ा षड्यंत्र केस के में ही इसमें जो होता है जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने शमसुद आलम की हत्या कर दी। तो शमसुद आलम की हत्या की थी और बाद में जो है उनको सजा हुई। तो सत्येंद्र नाथ बोस की जानते रहिएगा, हावड़ा षड्यंत्र केस में शमसुद आलम की हत्या की गई थी और उसी को लेकर जो है ये हावड़ा षड्यंत्र केस था। जब भी पूछा जाए आपसे कि हावड़ा षड्यंत्र केस में क्या की घटना कब हुई तो 1910 में हुई थी, जिसमें जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने जो है पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुद आलम की हत्या किया था और उन्हीं का अभियुक्त बनाकर इन पर मुकदमा चलाया गया था हावड़ा षड्यंत्र केस में। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ था 1910 में। और ये घटनाएं जितनी भी घटनाएं ये हो रही है ये बंगाल की घटना है, जानते रहिएगा। कहाँ की घटना है तो बंगाल में। ये सारी घटनाएं बंगाल में घटित हुई हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो अगली घटना है उस पर चर्चा करते हैं। अगली घटना पंजाब में है। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। तो पंजाब में जो पहली घटना होती है वो लाहौर षड्यंत्र होता है 1915 वाला। 1915 लाहौर षड्यंत्र केस 1915 लाहौर षड्यंत्र 1915 में ये लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से ये घटना जानी जाती है, जिसमें विनायक दामोदर और करतार सिंह जैसे लोग इसमें शामिल थे। और आपसे यही पूछा जाएगा कि लाहौर षड्यंत्र केस कब का है तो लाहौर षड्यंत्र केस आप 1915 बता सकते हैं। ये 1915 की घटना है लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें जो है पृथ्वी सिंह, करतार सिंह, परमानंद, विनायक आदि जैसे देशभक्त शामिल थे। उसके बाद आइए अब आगे देखते हैं। आगे की घटनाओं की बात करें तो 1909 में कर्जन वायली की हत्या 1909 में कर्जन वायली की हत्या 1909 में कर्जन वायली की हत्या। ये आपसे पूछा जाएगा कि कर्जन वायली की हत्या 1909 में किसने की थी तो मदनलाल ढींगरा ने। मदनलाल ढींगरा इसी ने जो है कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या की थी। बाद में इसको फांसी दे दी जाती है। तो ये जानते रहिएगा कि कर्जन वायली की हत्या कब की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 1909 की
ये सारी क्रांतिकारी गतिविधियां द्वितीय चरण में चल रही है, द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी समय द्वितीय चरण में ही ये कहें तो द्वितीय चरण में ही गांधी जी का भी उदय हो जाता है। क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद अगर देखें तो गांधी जी का भी उदय होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे। अभी क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में और हम लोग देख ले रहे हैं थोड़ा सा, इसमें जो बचे हुए कुछ ऐसे क्रांतिकारी में हैं। मैडम भिखारी कामा, जिनको क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, मैडम भिखारी कामा, इनको क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। स्टुटगार्ट जर्मनी में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था, लाल किला, ये जानते नहीं है जब भी पूछा जाए। मैडम भिखारी कामा, भिखारी कामा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है किसको क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम भिखारी कामा, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था, स्वतंत्रता का प्रतीक, ठीक है। तो जब भी अगर ये पूछा जाए कि भारतीय तिरंगा झंडा स्वतंत्रता का प्रतीक किसने फहराया था, तो मैडम भिखारी कामा, ये मैडम भिखारी कामा रुस्तम जी आर कामा की पत्नी थी, ठीक है, ये जानते रहिएगा। इन्होंने जो झंडा फहराया था वो लाल हरा पीला था। झंडे का कलर अगर पूछा जाए कैसा था, तो लाल हरा पीला, इस झंडे का कलर पूछा जाएगा। जैसे आज झंडे का कलर है, 3 कलर है हमारा, तो उस तरीके से उस समय स्वतंत्रता की जो जर्मनी की स्टुटगार्ट में उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, उसका कलर कौन कौन सा था, ये कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। उसका कलर था लाल हरा और पीला, ये 3 प्रकार का कलर था, ठीक है। जर्मनी की स्टुटगार्ट में उन्होंने ये फहराया था। अब आइए आगे क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो उसके बारे में आगे देखते हैं हम। आगे की घटनाओं की बात करें इसमें तो आपका हो जाएगा तृतीय चरण। अब इसके बाद की जो घटना आएगी वो तृतीय चरण में जाएगी। तृतीय चरण को जिसको हम गांधीवादी लोग कहते हैं, तीसरा चरण आएगा 1919 से लेकर 1947, ये तीसरा चरण आएगा। स्वतंत्रता संघर्ष का ये तीसरा चरण जो जिसमें सारी घटनाएं आएंगी। अब 1919 से लेकर 1947 तक की सारी घटनाएं तृतीय चरण के नाम से जानी जाती हैं, तो इसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, गांधी युग। अब इसमें देखते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म 1869 यानी 1869 में गांधी जी का जो 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम पुतलीबाई था, ये जानते रहिएगा। पिता और माता का नाम पूछता है तो पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था गांधी जी का। और जन्म कब हुआ था, 1869 में। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। इस डेट को भी आप जानते रहिएगा, कभी कभी ये डेट ना देखें तो सिर्फ ये पूछेगा कब हुआ, तो 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। जहाँ तक गांधी जी की बात है तो इनकी 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया जाता है। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है ये बाद में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन में चले जाते हैं। और गांधी जी को 4 पुत्र हुए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने लंदन में की। और गांधी जी के 4 पुत्र थे, रामदास, देवदास, मणिलाल और हरेलाल, 2 लाल और 2 दास। जब भी अगर इसका एग्जाम से देगा, जब भी आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं 2 लाल 2 दास, रामलाल, हरेलाल और देवदास, रामदास, देवदास और हरेलाल और मणिलाल, ये 2 लाल और 2 दास। इनको जानते रहिएगा, जब भी पूछे आपसे बता सकते हैं। और गांधी जी जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आते हैं तो वापस आने के बाद जब इनको पहला मुकदमा इनको दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का पहला मुकदमा इनको देखने के लिए आता है। और इस मुकदमे की जब पैरवी के लिए गांधी जी को अफ्रीका जाना पड़ा। अफ्रीका जाने के बाद इन्होंने 1892 में गांधी जी अफ्रीका जाते हैं। और अफ्रीका जाके इन्होंने इस पंच निर्णय के द्वारा इस
सूट बूट जैसे कपड़ों में हो और अंग्रेजों के साथ जो बैठ कर यात्रा करें उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है, तो यहाँ के जो आम नागरिक होंगे तो उनके साथ कैसा भेदभाव किया जाता होगा। इस बात को सोचते हुए गांधी जी ने रंग भेद की नीति के खिलाफ वहीं पर आंदोलन छेड़ दिया। तो इसी के कारण गांधी जी एक लंबे समय तक अफ्रीका में ही रुक जाते हैं। तो गांधी जी का ये पूछा जाता है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है अफ्रीका में किया था, कोलिन सरकार के खिलाफ 1906। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये जानते रहिएगा, प्रथम सत्याग्रह कोलिन सरकार यानी रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने कहाँ किया था? अफ्रीका में किया था। और कब किया था? तो 1906 में उन्होंने अफ्रीका में ये आंदोलन किया था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य पर अटल रहना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। और इसके दो हथियार थे गांधी जी के, कौन कौन से? सत्य और अहिंसा। तो ये पूछा जाए कि गांधी जी के कौन से ऐसे दो हथियार थे जिन पर चलकर उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया? तो पहला था सत्य और दूसरा था अहिंसा। पहला सत्य और दूसरा होता है अहिंसा। इन दोनों हथियारों का प्रयोग गांधी जी ने अपने जीवन में किया है। तो ये सत्याग्रह कहाँ से किया गया? सत्याग्रह पहले शब्द सत्याग्रह नहीं होता, पहले ये सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह इसको सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह शब्द जो है मंगललाल गांधी से लिया गया है और इसी सत्याग्रह नामक शब्द को ही गांधी जी ने परिवर्तित करके सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह, ठीक है। मंगललाल गांधी के इस सत्याग्रह के शब्द को ही गांधी जी ने परिवर्तित करके सत्याग्रह कर दिया। तो इस तरीके से गांधी जी का पहला अफ्रीका में होता है सत्याग्रह। उसके बाद गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ से भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए। अगर ऐसा पूछता है तो ये जानते रहिएगा कि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। और भारत आने के बाद जब ये भारत आए तो इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो गांधी जी उसी दिन अफ्रीका से भारत आए थे, उनके आने के उपलक्ष्य में ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं। गांधी जी जब यहाँ भारत में वापस आते हैं तो इससे पहले एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी कांग्रेस के प्रथम किस अधिवेशन में भाग लिए? तो गांधी जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया 1901 का ये कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिनसा वार्ता इसके अध्यक्ष होते हैं। उसी में गांधी जी अफ्रीका से बीच में भारत आए थे, उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे हम सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो 1901 की कलकत्ता अधिवेशन ये पहला ऐसा अधिवेशन होता है कि जिस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। तो ये कब हुआ था? 1901 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे। तो इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए जानते रहिएगा। गांधी जी अफ्रीका से जब वापस आते हैं तो उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो अगर ये बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक चला, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध का समय है, 14 से लेकर 18 तक। और इसी दौरान गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं और यहाँ आने के बाद इन्होंने सैनिकों की बड़ी सेवा करी। तत्परता से जितने सैनिक घायल हो जाते थे उनकी सेवा करते थे, मरहम पट्टी किया करते थे और इस आशा से किया करते थे कि जैसे ही ये विश्व युद्ध समाप्त होगा तो विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर वापस चले जाएंगे। इसलिए इन्होंने जो है इस तरीके का कार्य किया। अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर इनको जुलू पदक से सम्मानित किया था। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि किसको जुलू पदक की उपाधि दी गई थी। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसको जुलू पदक की उपाधि दी गई थी, तो गांधी जी को ही जुलू पदक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जुलू पदक ये जानते रहिएगा। इसकी उपाधि किसको दी गई थी? तो गांधी जी को जुलू पदक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और क्यों दी गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भी सैनिक थे घायल थे उनकी सेवा करने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने की उपाधि थी। और सेवा क्यों की थी? वो
डालते थे कि अगले इससे प्रश्न होंगे, हो सकता है कि भारत को छोड़कर वापस चले जाए। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक हुआ, अगर ये पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला। ठीक है, तो दोनों विश्व युद्धों के बारे में आप जानते रहिएगा, कभी भी अगर इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। तो गांधी जी सक्रिय रूप से पहला जो गांधी जी का युग है कि प्रथम जो इन्होंने भारत में आने के बाद, अभी तक हमने देखा कि अफ्रीका में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया, लेकिन भारत में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, अगर ऐसा पूछा जाता है तो गांधी जी ने अपने पहले सत्याग्रह का प्रयोग भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह में किया। 1917 चंपारण सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह किसानों की समस्या को लेकर संबंधित था। जब 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो रहा था, तो यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं अंबिकाचरण मजूमदार होते हैं, एसी मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। और इसी दौरान जो है यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चंपारण से आया हुआ व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। इस नाम को आप लोग 100% याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। ये इसी व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, किसने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, तो राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो भाग लेने के लिए आया हुआ था, उसी ने गांधी को आमंत्रित किया चंपारण आने के लिए। चंपारण ये जो आंदोलन हुआ है, ये नील की खेती को लेकर हुआ था, नील विद्रोह भी इसको कह सकते हैं। तो चंपारण में गांधी जी इस आंदोलन में गए और ये पहला गांधी जी का सफल आंदोलन रहा। तो गांधी, अगर यहाँ से ही क्वेश्चन और बन सकता है तो ये पूछा जा सकता है, गांधी जी ने अपना पहला सफल आंदोलन भारत में कब किया, तो इनका पहला सफल आंदोलन चंपारण सत्याग्रह रहा 1916 में। कब हुआ, तो 1917 में। ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, 1917 में। इसके लिए कहा नील अंग्रेज जो है 3/20, इसको तिरकटिया पद्धति भी कहते हैं, 3/20 भाग पर ये जो है नील की खेती करवाना चाहते थे। और इसी बात को लेकर किसानों में विद्रोह होता है और उन्होंने ये आंदोलन किया। बाद में जो है अंग्रेज जो है इस आंदोलन में जो है उन्होंने क्या किया, 25% वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये गांधी जी का पहला सफल अभियान होता है, सफल आंदोलन होता है। ठीक है, इस तरीके से गांधी जी अब धीरे धीरे लोकप्रियता भारत में फैलने लगी। और इसके बाद गांधी जी का जो पहला ये क्या है कि गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन कब हुआ, जिससे भारत की लगभग सारी जनता ने गांधी जी का सपोर्ट किया हो, ऐसा कौन सा आंदोलन है, तो गांधी जी का ऐसा पहला जो आंदोलन होता है वो होता है रॉलेट एक्ट के खिलाफ। आइए अब उस पर चर्चा करते हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में। आइए अब आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में हमने चर्चा करी, तो अब ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी के रूप में किस लोगों ने भाग लिया है। तो गांधी जी के जो सहयोगी थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और नरहरि, मंजूर अहमद, ब्रज किशोर जैसे लोग इनके साथ सहयोगी के रूप में भाग लिया है। राजेंद्र प्रसाद, नरहरि, मंजूर अहमद, ब्रज किशोर, ये सारे लोगों ने भाग लिया है गांधी जी के साथ। और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो एन.जी. रंगा, इसीलिए जो है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि एन.जी. रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, तो ये अब अगला गांधी जी का अगला आंदोलन कौन सा होता है उस पर चर्चा करते हैं। गांधी जी का जो अगला आंदोलन होता है वो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन होता है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन ये कब होता है, तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो होता है 1918 में होता है, फरवरी 1918। अहमदाबाद में आंदोलन कब होता है, 1918, डेट भी जानते रहिएगा, फरवरी 1918। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कब हुआ था, चूंकि दो घटनाएं एक ही समय में की है तो वहाँ डाउट हो जाएगा, खेड़ा और अहमदाबाद
अनुसुईया। तो अनुसुईया में जो अम्बालाल साराभाई की बहन थी, अम्बालाल साराभाई के मालिक होते हैं जो गांधी जी के दोस्त थे, लेकिन फिर भी इस आंदोलन में गांधी जी के विरोधी रहे और गांधी जी का जो सहयोग किया है उनकी बहन थी अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बहन, उनके गांधी जी की एज सहयोगी रही यहाँ पर। तो इस तरीके से गांधी जी का ये दूसरा आंदोलन जो है पूरी तरह से ही सफल आंदोलन रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब उसके बाद गांधी जी के अगले आंदोलन की बात करें। गांधी जी का अगला आंदोलन कब हुआ? तो अगला आंदोलन भी गांधी जी का 1918 में ही है। कब है? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये गुजरात में है। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह है और यहाँ पर गांधी जी का अगला आंदोलन होता है। ये वो वाला फरवरी में हुआ, ये जो है मार्च में होता है। इस बात को जानते रहिए, जब भी पूछा जाएगा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था तो ये मार्च में हुआ था, मार्च 1918 की बात है। और यहाँ ये आंदोलन जो गुजरात में किसानों की जब फसल नष्ट हो जाती है और किसानों की फसल नष्ट होने के बाद, खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की जब फसल नष्ट हो जाती है तो नष्ट होने के बाद जो है अंग्रेजों ने लगाने की किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं बढ़ती। इसी बात को लेकर ये आंदोलन होता है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों ने इससे पहले ये कहा कि जब भी ये नियम ये था कि जब भी किसी कारणवश फसल नष्ट हो जाती है, अकाल पड़ता है या किसी कारणवश फसल नष्ट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में कर को माफ कर दिया जाता था। लेकिन खेड़ा में ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर इन्होंने कर को माफ नहीं किया और इसी बात को लेकर ये खेड़ा सत्याग्रह होता है। यहाँ विठल भाई पटेल गांधी जी के सहयोगी हैं, उन्हीं के साथ गांधी जी यहाँ आते हैं खेड़ा सत्याग्रह में और बाद में जो है ये भी गांधी जी का एक प्रकार से सफल अभियान रहा। तो इस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी को सफलता मिली। और ये कहें यहाँ भी गांधी जी के सहयोगी के रूप में वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे। अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि इनके सहयोगी के रूप में किन किन लोगों ने भाग लिया, तो ये दोनों नाम आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आइए अब आगे देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह में हमने देखा कि गांधी जी को कैसे सफलता मिली। चूंकि ये आंदोलन गांधी जी ने तब वापस लिया था जब अंग्रेजों ने कहा कि लगान उन्हीं व्यक्तियों से वसूला जाए जो जिसकी देने की स्थिति है, तो ऐसे लोगों से लगान वसूला जाए। इसी बात से जो है गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी जी का यह भी आंदोलन सफल आंदोलन रहा। इसमें इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल जी जैसे लोगों ने गांधी जी का सहयोग किया था, ठीक है। जब भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। और इसके बाद गांधी जी का जो अगला आंदोलन होता है वो रॉलेट सत्याग्रह होता है। 1919 का 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह होता है। क्योंकि इसी समय एक अंग्रेजों का एक नियम आया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक अधिनियम आता है और इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या किया कि अब कोई भी व्यक्ति हो उसको बिना कारण बताए, अकारण कोई भी कारण बताए उसे गिरफ्तार करने की उनको अथॉरिटी दे दी जाती है। और इसीलिए इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इसको काला कानून भी कहा जाता है। कौन सा कानून कहा जाता है? तो काला कानून, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। और इसी के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो गांधी जी का पहला जनमानस में जो पूरी तरह से ये कहें कि जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित किया, तो वो गांधी जी का कौन सा आंदोलन होता है जिसमें समस्त भारतीय जनता ने भाग लिया? तो ये पहला होता है इनका 6 अप्रैल 1919 का रॉलेट सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। तो गांधी जी का ये एक जनव्यापी आंदोलन होता है। तो ये कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि गांधी जी का प्रथम जनव्यापी आंदोलन कौन सा था? तो वो रॉलेट आंदोलन था, जो गांधी जी का प्रथम जनव्यापी आंदोलन होता है, जिसमें लगभग सारी जनता ने भाग लिया है, ठीक है। तो ये पहला। इसके बाद गांधी जी ने अपना अगला आंदोलन जो चलाया वो खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन गांधी जी का अगला आंदोलन होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से जिन लोगों ने भाग लिया, ये खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने जो चलाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उस दौरान जो है जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिमों ने क्या किया कि उनका अंग्रेजों
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और तुर्की के मध्य एक संधि होती है जिसको हम सेवर की संधि कहते हैं। इसमें तुर्की का जो सुल्तान होता है उसके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। सेवर्स की संधि से ये जानते हैं किस संधि से ये पूछा जा सकता है, तो सेवर्स इस संधि से जो है मुस्लिमों को सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। अभी इनमें एक खलीफा बनाया जाता था, तो जो खलीफा होता था वो खलीफा का पद ही यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो मुस्लिमों को ये सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और इसी बात को लेकर मुस्लिम नाराज हो जाते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मुसलमान तभी शामिल हुए थे जब उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी और हमारे धार्मिक भावनाओं को किसी प्रकार से आहत नहीं किया जाएगा और हमारे खलीफा जो इस्लामिक जगत का सर्वोच्च होता था खलीफा, जिसको मिस्र का खलीफा कहते हैं, तो इस्लामिक जगत का सर्वोच्च खलीफा क्या होता था, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। खलीफा किसे कहते हैं, कभी कभी यही सब कहा जाता है खलीफा कहते किसे हैं, तो इस्लामिक जगत का ये गुरु होता है। अगर इसने कोई बात कह दी तो समस्त इस्लाम धर्म के मानने वाले जितने सारे लोग होंगे वो इसकी बात को फॉलो करेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से जानते रहिएगा इस्लामिक जगत का प्रमुख। अगर खलीफा ने कह दिया कि आज अरब में चांद दिखा तो सारे लोग ईद मनाएंगे, तो ऐसे ही उदाहरण भी होता है इसको, तो ये जानते रहिएगा खलीफा इस्लामिक जगत का प्रमुख हुआ करता था। तो सेवर की संधि से इसको समाप्त कर दिया। इसी बात को लेकर सारे मुस्लिम नाराज होते हैं और उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन किया जिसको हम खिलाफत आंदोलन के नाम से संबोधित करते हैं, और गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कभी कभी यही पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान ही अपना भी एक आंदोलन चलाया जिसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 में इन्होंने असहयोग, तिलक जी की मृत्यु, इस आंदोलन को चलाने के लिए ठीक पहले तिलक जी की मृत्यु हो जाती है और तिलक जी के मरने के बाद गांधी जी का ये पहला ऐसा चीर निद्रा में सोई हुई जनता को, सोए हुए राष्ट्र को गांधी जी ने जगा दिया। तो गांधी जी अब यहाँ से राजनीतिक प्रेरणा स्रोत के अग्रगामी व्यक्ति बन जाते हैं और लगभग सारे लोगों के दिलों में राज करने लगते हैं गांधी जी। वो कौन सा ऐसा आंदोलन होता है कि जिस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने चीर निद्रा में सोई हुई पूरे राष्ट्र की जनता को जगा दिया। अगर ऐसी बात ऐसा प्रश्न बचता है तो वो हो जाएगा 1 अगस्त 1920 का असहयोग आंदोलन। कौन सा होता है, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसकी रेटिंग पूछी जाती है, तो ये आप यहाँ पे देगा जब भी पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन